वेरी गुड इवनिंग। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 4 और आज हम करने जा रहे हैं +1 का जो आरोह भाग 1 है उसी का एक चैप्टर है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे एक है, उसी में से ये चैप्टर है। कोई नोट्स नहीं है क्योंकि मेरा मानना है कि नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं, अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जिसको आप एक बार लिखते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो नोट्स आपको हमेशा अपने हाथ से ही बनाने चाहिए और हैंडमेड नोट्स हो तो आपको ज़्यादा मतलब याद रहेगा। इसके बाद मैं किसी नोट्स की तरह आपको चैप्टर रीड नहीं करवा रही कि कुछ बातें सिर्फ चैप्टर में से निकाल कर लाई और आपको नोट्स की तरह बता दिया और एक साथ में आरोह भाग एक आपको कंप्लीट करवा दिया। नहीं, इसमें देखिएगा आप जो आरोह भाग एक जो करेंगे इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी जहाँ भी जिस भी विषय से पूछा गया क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, चैप्टर के बीच में से भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ कि क्या क्या आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। तो जो जो मैं बताती जाऊँ वो आप अपने नोट्स में शामिल करते जाएं। देखिए, सबसे पहले जो लिखना था वह लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिल कीजिए। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। और ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? शिव शंभू के चिट्ठे में से। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये लाइनें अगर पूछी जाएँ तो आप बता सकें कि इसके राइटर कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। और कहाँ से लिया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे में से। अब बाल मुकुंद गुप्त पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जन्म 1865, ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा। हरियाणा के जिला रोहतक में ही इनका गुड़ियानी नाम का एक गांव है जहां पर 1865 में इनका जन्म हुआ है। प्रमुख संपादन इन्होंने किया है अखबारें चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी और भारत मित्र। भारत मित्र स्पेशली पूछा जाता है। एक जगह पर अखबारें चुनार भी पूछा गया है, लेकिन भारत मित्र हमेशा पूछा जाता है कि भारत जो बाल मुकुंद गुप्त है उन्होंने किसका संपादन किया, तो भारत मित्र उसमें ज़रूर पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। आपके लिए ये देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं जो 3 है ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी तो पूछा जा सकता है, लेकिन अब इसमें आपको ये याद रखना है ज़रूरी है कि शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा ये जो अलग से हैं वो भी याद रखने ज़रूरी है। मृत्यु हुई है उनकी, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जी की मृत्यु हुई है 1907 में। गुप्त जी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। अगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो ये भी लाइन आपको याद करने के लिए आपके नोट्स में शामिल कर लीजिए कि उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर में अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। तो आपको ये भी लाइन अपने नोट्स में डाल लेनी चाहिए कि किस शब्द पर महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनकी बहस हुई कि यह शब्द अशुद्ध है। तो वो शब्द है अस्थिरता, क्योंकि अभी हम पढ़ते हैं तो अस्थिरता कोई शब्द नहीं होता, अस्थिर होता है, अस्थिर। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। तो ये भी आपके नोट्स में शामिल कीजिए कि जो विदाई संभाषण है वो क्या है, कौन सी विधा है? वो व्यंग रचना है
और कहाँ से ली गई है? शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। यानी कि यह पाठ वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके इस शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन से गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे पाठ में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा बताए गए जो वायसराय थे उनके क्या उद्देश्य थे। तो उसमें 4 आपको दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको पहचानना है। तो आपको पता होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या था। जो वायसराय थे उनका उद्देश्य था शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना। यानी कि देश में जितना भी कच्चा माल है, कुछ भी है, वो सब क्या करते थे अंग्रेज अपने लिए ही इस्तेमाल करते थे, सस्ते दामों पे खरीदते थे, फिर उससे जो माल बनता था उनको महंगे दामों में दूसरे देशों में बेचा जाता था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख व लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। लॉर्ड कर्जन की जो लाचारी है उससे जोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस पाठ में दिखाया गया है कि लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी सिफारिश के दम पर कहीं पर नौकरी में तैनात करवाना चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज सरकार होती है वो उनको मना कर देती है। मना करने पर लॉर्ड कर्जन को अपना मतलब अपमान महसूस होता है, जिसे लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं कि एक इस्तीफा दे देते हैं अपने वाइसराय के पद से। लेकिन उनको लगता है कि उनके इस्तीफे को क्या नहीं किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, लेकिन उनके इस्तीफे को कबूल कर लिया जाता है। तो जो हमारे लेखक हैं बाल मुकुंद जी, उनको वो कहते हैं कि जैसे भारतीय जनता आपके इरादों से आप जो शासन लागू कर रहे थे उनसे बेबस थी, लाचार थी, ठीक इसी प्रकार से अब लॉर्ड कर्जन भी क्या हो गया था, अंग्रेज सरकार से लाचार हो गया था। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। यानी कि तानाशाही शासन हर किसी को कष्ट देता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वाइसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का एक नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। तो ये देखिए कि ये जब पत्रकारिता पर पाबंदी लगी हुई थी तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तौर पर, यानी सीधे सीधे न कहकर एक वक्र तौर पर, एक दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर प्रतीकात्मक तौर पर इस पाठ को लिखा, जिसे पढ़ने वाले तो समझ ही गए कि ये उनका किस प्रकार से सारी चीज़ें जो वाइसराय है उनके लिए बताया गया है। विदाई संभाषण, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विदाई संभाषण का अर्थ क्या होता है। तो जो विदा होते समय जो भाषण दिया जाता है उसको विदाई संभाषण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बिछड़ना समय का क्रोणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे। अब देखिए कुछ आप इसकी जो पंक्तियां हैं, जो मेन लाइनें हैं, उन पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो ये बहुत अच्छा पाठ है, कोशिश कीजिएगा कि वक्त मिलने पर आप इसको ज़रूर पढ़ें। पढ़ने पर आपको पता लगेगा इसमें बहुत सारे ऐसे ये कह सकते कि डायलॉग टाइप के कुछ लिखा हुआ है, सारे जो संवाद है
बहुत ज़बरदस्त संवाद हैं। इसमें देखिए केसर, जार और नादिर शाह, ये 3 नाम आए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। केसर कौन थे? रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये एक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। केसर किनको कहा गया है? जो रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया जाता था। जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक के लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह, ठीक है, ये है जिनका 1668 से 1747, 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। ये इनका जन्म बता रखा है। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शियाई के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए, वरना आपको लगेगा कि यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया। तो ये पार्ट से ही रिलेटेड हैं, आपको ये याद रखना है। एक लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय, ये कब से कब तक रहे? 1899 से 1904 से तक और 1904 से 1905 तक, ये भी आपको याद रखना है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? ये आपको ये भी याद रखना है कि शिव शंभू के 2 गायों के माध्यम से जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें एक जगह पर एक कथा बताई गई है कि किस प्रकार से 2 गायें होती हैं, वो जब साथ रहती हैं तो एक दूसरे को मतलब सींग से मारती हैं। एक गाय जो बुरी होती है और एक अच्छी होती है, तो वो जो बुरी गाय होती है वो जो दूसरी गाय होती है वक्त मिलते ही उसके, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक किस्सा है, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। उनकी एक अधिक बलवाली थी, यानी कि बलशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश में पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि 2 गाय में से का क्या अर्थ है? मतलब वो एक कथा है, कथा के से उनको बताया गया है कि बिछड़ने पर क्या होता है, कि कोई कितना ही बुरा हो लेकिन उनसे बिछड़ते समय दूसरे को क्या होता है, इस देश में दुख होता है। ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? ये मैंने आपको बता दिया है कि एक फौजी होता है, उसको अपनी मतलब जान पहचान का उसको वहाँ वो किसी सरकारी पद पर लगवाना चाहता है, जिसे अंग्रेज सरकार मना कर देती है। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है और भी है। अब यहाँ ये पूछेंगे कि तीसरी शक्ति कौन सी है, तो तीसरी शक्ति कौन सी है? वो है ईश्वर। इसके आगे नादिर शाह से बढ़कर आपकी जिद है। अब ये पूछा जा सकता है कि नादिर शाह से बढ़कर किसकी जिद थी, तो वो आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन की। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब आपको ज़रूर अपने नोट्स में इसको शामिल करना ही करना है। अब इसके बाद देखिए, कुछ पंक्तियाँ और दी गई हैं, कुछ लाइनें और दी गई हैं। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं था। यद्यपि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा।
देखिए हर एनसीईआरटी बुक में कुछ ऐसी विशेष वाक्य दिए गए हैं अंत में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं, शुरुआत में पढ़ते हैं या फिर राइटर का नेम याद कर लिया, चैप्टर का नेम याद कर लिया, जबकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इन यहाँ आकर क्वेश्चन बनते हैं, इनको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करना है। आपको पता होना चाहिए ये लाइनें कहाँ से ली गई है या ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं। तो ये हमारी बालमुकुंद गुप्त द्वारा कही गई लाइनें हैं और ली किससे गई है, शिव शंभू के चिट्ठे जो हमारा चैप्टर है उसमें से ली गई है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल नहीं यानी कि विदाई संभाषण से ली गई है। और विदाई संभाषण किस में से लिया गया है, शिव शंभू के चिट्ठों में से लिया गया है, एक अंश है विदाई संभाषण। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल नहीं देख लिया, उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद से इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। तो ये दोनों लाइन आपके नोट्स में आ जानी चाहिए। एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा अपने नोट्स में, इन दोनों लाइनों को ज़रूर डाल दीजिएगा। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर पधारे गए शब्द का एक व्यंग है जिसको मतलब चाहते हैं कि वो यहाँ से पधारे यानी कि यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर देखिए इसमें आपको बताया गया है कि पधारे शब्द का क्या अर्थ है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे। पधारे शब्द का हमेशा मतलब होता है कि आना, कि हमारे घर आए, लेकिन यहाँ पर पधारे अर्थ है जाना, कि वो यहाँ से चले जाएं। तो इस प्रकार से हमारा जो शिव शंभू का चिट्ठा है चैप्टर है यानी कि विदाई संभाषण वो खत्म होता है। कुछ लाइनें और हैं, देख लीजिए। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत को उनको जाना पड़ा। आप किस को आए थे और क्या कर चले, उनका रखाया एक आदमी नौकर ने रखा, यानी कि क्यों इस्तीफा देना पड़ा था कि उनका रखवाया हुआ एक आदमी क्या नहीं ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने नौकर भी नहीं रखा। पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। ये बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा कहा गया है और लॉर्ड कर्जन के लिए कहा गया है। तो इसे भी अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने अपने मतलब हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। मैंने चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता हो और आपको ना बताया गया हो। इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को प्रिपेयर करेंगे तो आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिसिंग नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, साथ के साथ आपके नोट्स बनते रहे, हर रोज़ जो एक चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता रहे। धन्यवाद।